हर पहले प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट मालूम होनी चाहिए कि हम किसी भी प्रोफेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग कौन से प्लैनेट, कौन से हाउसेस, कौन से साइन या कोई अगर योग है तो क्या जरूरी है उस प्रोफेशन के लिए। उन्हीं सब चीजों को आज हम देखेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन के लिए ही बात करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष या कोई गुप्त विद्या कहें या ऑकल्ट सब्जेक्ट कहें, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं कि अगर हमें ऑकल्ट नॉलेज का ज्ञान होना है, ऑकल्ट विद्या का ज्ञान होना है, तो नेचुरली जब तक 8th हाउस हेल्प नहीं करेगा या जब तक 8th हाउस की ब्लेसिंग नहीं होगी, हम ज्योतिष विद्या नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है एस्ट्रोलॉजी के लिए वो 8th हाउस है। अब पहले हमने नॉलेज की बात की कि ज्योतिष का ज्ञान हमें हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो नेचुरली जो प्लैनेट है नॉलेज के, तो नॉलेज के प्लैनेट कौन कौन से हैं? नॉलेज के जो जुपिटर एंड मरकरी, मरकरी एंड जुपिटर, दो प्लैनेट हैं नॉलेज के। इन दोनों में अंतर क्या है? मरकरी और जुपिटर, हम कहते तो हैं कि दोनों प्लैनेट नॉलेज के हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या अंतर है? सर जुपिटर विजडम का है और मरकरी लर्निंग का है। मरकरी इज ए लर्नर। हाँ, मरकरी जो है हमें किसी चीज को लर्न करने में हेल्प करता है। मरकरी जो है, जैसे हम कहें कि एक स्टूडेंट टाइप का, जब कोई भी चीज सीखते हैं तो सीखने में मरकरी का रोल होता है। और वंस वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, जब हम बहुत ही उसके डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं नॉलेज की, तब जुपिटर काम करता है। तो इसलिए लर्निंग प्रोसेस में खासतौर से मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर हम और ज्यादा उसकी डेप्थ में जाते हैं किसी भी नॉलेज की, तो जुपिटर का रोल हो जाता है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मरकरी इज लाइक ए स्टूडेंट एंड जुपिटर इज लाइक ए टीचर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मरकरी का है किसी भी नॉलेज को या किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो मरकरी हमें जो है किसी भी चीज को सीखने में बहुत मदद करता है। तो अर्थ यही हुआ कि अगर 8th हाउस के साथ मरकरी या जुपिटर, जो भी जो प्लैनेट है नॉलेज के, उनका जब एसोसिएशन होगा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, या इस तरह की जो विद्याएं हैं हम सीख सकते हैं। तो सबसे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या प्री रिक्विजिट है ज्योतिष सीखने के लिए, 8th हाउस आपका पहले वेल प्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड ना हो, और दूसरा उसके साथ जो नॉलेज के प्लैनेट हैं मरकरी या जुपिटर, उनका किसी ना किसी तरीके से एसोसिएशन होना चाहिए, तभी हम ज्योतिष जैसी विद्या सीख सकते हैं। और ये तो सीखने का सवाल हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन बिकम एक्सपर्ट इन दैट। एक्सपर्ट हम उसमें कैसे बनेंगे? नॉलेज होना तो अलग बात है, बट उसके बाद उसमें एक्सपर्टाइज होना या उस विद्या का यूज करना अलग बात है। और एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ज्योतिष में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और ज्योतिष में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, पहले तो हम लोग कैलकुलेशन भी मैनुअली करते थे, तो मैथमेटिकल एबिलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम उसको छोड़ भी दें, आज जरूरत तो है अभी भी, बट उस हद तक नहीं है, तो एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे हमने देखा कि एक साथ हमको देखनी पड़ती हैं, प्लैनेट भी है और अष्टक वर्ग भी है, ट्रांजिट भी है, दशा भी है, डिविजनल चार्ट्स भी हैं, और एक साथ हमें सब चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। और इतना टाइम होता नहीं है कि हम 2-4 दिन वेट करें या महीने भर वेट करें उसको जो है बताने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए या एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर के लिए अच्छी मैथमेटिकल एबिलिटी और दूसरा एनालिटिकल एबिलिटी। एक बहुत अच्छी अगर एनालिटिकल एबिलिटी है किसी भी नेटिव में, तो ही कैन बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनालिटिकल एबिलिटी या मैथमेटिकल एबिलिटी कैसे आती है, इसमें कौन से प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो अच्छी एक एनालिटिकल एबिलिटी के लिए कौन से प्लैनेट इंपॉर्टेंट है?
सर मार्स और मरकरी। मार्स एंड मरकरी, वेरी गुड, मार्स एंड मरकरी। मरकरी। समहाउ इनका दो प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए हॉरोस्कोप में, मार्स और मरकरी का। अगर मार्स और मरकरी का एसोसिएशन है तो one can have a very good analytical ability, or we can say mathematical ability, which is very important to be a successful astrologer. तो मार्स और मरकरी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एसोसिएशन होना चाहिए सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। फिर हम ये भी कहते हैं कि, और ये खास तौर से हमें सुनने को भी मिलता है कि एस्ट्रोलॉजर तो एक अच्छी इंट्यूशन पावर उसके अंदर होनी चाहिए, और विदाउट इंट्यूशन यू कैन नॉट बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो क्या है, तो इंट्यूशन है, ये तो कुछ नॉलेज तो है नहीं एक्चुअली में। तो पहली चीज तो हमें ये पता लगाना है कि इंट्यूशन है क्या, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग एक्चुअली। अगर हम वैसे भी आजकल के जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने तीन बातें कही कि किसी भी चीज को हम तीन तरह से सीख सकते हैं। एक कहा ऑब्जर्वेशन, दूसरा कहा परसेप्शन, और तीसरा कहा इंट्यूशन। तो इंट्यूशन इज ए नाउ ए रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग किसी भी चीज को सीखने के लिए, कि जब तक आपके अंदर अच्छा इंट्यूशन नहीं होगा आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इंट्यूशन क्या है? ओपनिंग ऑफ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड एक्चुअली। और हम लोगों ने कहा भी था कि हम अपनी पूरी लाइफ में हमारी जो भी मेंटल कैपेबिलिटी होती है उसका हार्डली 10% यूज कर पाते हैं, 90% अनयूज्ड चला जाता है। तो उसी को थोड़ा बढ़ाना है कि इंट्यूशन के द्वारा जो है हम थोड़ा सा जो हमारा मेंटल कैपेबिलिटी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये होता भी है, और इसीलिए आजकल स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेडिटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल जितने भी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक थ्योरी है हॉट एयर बैलून अप्रोच। उसमें कहते हैं कि अनलेस यू इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल मैनेजर। उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब वही है कि इंट्यूशन को बढ़ाना। स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन, और मेडिटेशन का मतलब है कि आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है उसको बढ़ाना या अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाना। तो जितने भी आजकल जो हायर एग्जीक्यूटिव्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में हो, गवर्नमेंट में हो, सब जो है इनको साल में वीक के लिए या 15 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए भेजा जाता है। पर्पस सिर्फ यही है कि उनके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है उसको बढ़ाएं। होता भी यही है कि आप देखिए दो डॉक्टर इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, एक सब कुछ टेस्ट करने के बाद भी नहीं बता पाता, और एक आपकी शक्ल देख के बता देगा कि आपको ये बीमारी है। तो दैट इज द यूज ऑफ इंट्यूटिव पावर एक्चुअली, या इंट्यूशन। तो इंट्यूशन को आजकल एक रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग माना गया, और ये कहा कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर अच्छा इंट्यूशन होना चाहिए। इंट्यूशन इज बेसिकली वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। आजकल के जो मतलब एजुकेशनिस्ट हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब नेचुरली एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रोफेशन है, और एस्ट्रोलॉजी में तो जब तक और ज्यादा आप इंट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे यू कैन नॉट बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो। एस्ट्रोलॉजी तो डिवाइन नॉलेज है, उसमें तो और भी ज्यादा इंट्यूशन पावर आपको चाहिए। अब इंट्यूशन हम देखेंगे कैसे, कौन सा हाउस और कौन सा प्लैनेट। और जैसे मैंने कहा कि अगर हमें रिक्वायरमेंट मालूम है हर चीज की, हर प्रोफेशन की, कि हर प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, तो ये सब चीजें जानना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इंट्यूशन को हम कैसे देखेंगे, कौन सा हाउस है और कौन सा प्लैनेट है जो हमारे अंदर इंट्यूशन को बढ़ाता है। हाउस कौन सा होगा? फिफ्थ हाउस सर। फिफ्थ हाउस, वेरी गुड। तो हाउस इज फिफ्थ हाउस, एंड विच इज द प्लैनेट? मरकरी। Mercury. Mercury is the planet which gives us good intuitive power actually. तो naturally एक एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप में नहीं बल्कि किसी भी प्रोफेशनल के हॉरोस्कोप में
जब तक 5th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। तो वैसे भी जब हम किसी भी प्रोफेशन की बात करेंगे और भी बाकी प्रोफेशन की, तो हम में देखेंगे कि 5th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है ही है, मरकरी का स्ट्रांग होना जरूरी है ही है, क्योंकि यही जो दो हाउस और प्लैनेट हैं, इंटेलिजेंस के प्लैनेट हैं, क्रिएटिविटी के प्लैनेट हैं। और जब तक आप किसी भी प्रोफेशन में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। तो इसीलिए 5th हाउस का और मरकरी का रोल जो है वो हर प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम कहें 5th हाउस और मरकरी दोनों शुड बी वेल प्लेस्ड किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल के हॉरोस्कोप में। तो ये तो इंट्यूशन हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर के लिए? एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर वाक सिद्धि। कि जो भी, बिल्कुल ठीक, जो भी आप प्रेडिक्शन करो तो प्रेडिक्शन तो सही होना चाहिए, वही तो एक अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। अल्टीमेट जो फल है वो तो प्रेडिक्शन है। आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी इंट्यूटिव पावर हो, लेकिन जो आप बोलते हैं वो सही नहीं होता तो आप बेकार हो, कोई आपका, आप सक्सेसफुल नहीं है उस प्रोफेशन में जो है, खासतौर से एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन करना है एंड द पर्पस इज द प्रेडिक्शन शुड गो करेक्ट, प्रेडिक्शन शुड बी करेक्ट, या जो भी हम बोलें, जितना भी हम बोलें वो सही हो। अब वाक सिद्धि, जैसे जया जी ने कहा कि वाक सिद्धि बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजर के लिए। अब वाक सिद्धि कैसे आएगी? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा स्पीच का है, बोलने का है, और उसका जो कारक है वो जुपिटर है। सेकंड हाउस एंड जुपिटर, ये दो जो है हाउस हो गए और कारक हो गए। तो सेकंड हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, जुपिटर शुड बी वेल प्लेस्ड, तभी आप जो भी बोलते हैं वो सच होता है। और नॉर्मल कोर्स में भी देखिए आप, अगर सेकंड हाउस जो बहुत उसमें बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो हम कभी कभी कहते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति अगर ये जो बोलता है वो सही हो जाता है, इसलिए कहते हैं गलत मत बोलो तुम, अच्छा ही अच्छा बोलो तो ठीक है। तो वो सेकंड हाउस का कमाल है। कभी कभी सेकंड हाउस के ऊपर जब आप देखेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट का, जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा, तो ऐसे लोग वैसे भी लाइफ में जो भी बोलते हैं वो सच होता है। और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी प्रिडिक्शन करें हम, वो सही होना चाहिए, जितना भी बोलें वो सही होना चाहिए। और नेचुरली हम सेकंड हाउस से देखेंगे और जुपिटर का रोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो सवाल आता है, ठीक है आपने प्रिडिक्शन भी कर लिए, नॉलेज भी है आपको, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, बट मैनी पीपल दे कीप ऑन आस्किंग वेदर वी कैन परस्यू इट एज ए प्रोफेशन और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको सीख कर, इसको हम एज ए प्रोफेशन हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसका भी हमें जवाब देना आना चाहिए। तो कैसे हम उसका आंसर देंगे कि हम whether we can use or we can pursue astrology as a profession or not. तो naturally अगर 8th house और 10th house, 8th house और 10th house का अगर आपस में एसोसिएशन है, then naturally you can pursue astrology as a profession. और अगर 8th house और 10th house का आपस में एसोसिएशन नहीं है, तब फिर मुश्किल है, फिर हो सकता है कि आप सीखने के बाद, बट दैट कैन नॉट बी योर प्रोफेशन एक्चुअली। तो ये सब चीजें किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी है। पहला 8th हाउस, 8th हाउस के साथ जो नॉलेज के प्लैनेट है, मरकरी या जुपिटर, उनका एसोसिएशन होना चाहिए। सेकंड कहा कि एस्ट्रोलॉजर के लिए वन शुड हैव ए गुड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड द एनालिटिकल एबिलिटी। मैथमेटिकल का कम इस्तेमाल है क्योंकि सॉफ्टवेयर आने के बाद, फिर भी कई जगह जरूरत पड़ती है, बट मेन थिंग इज द एनालिटिकल एबिलिटी। और एनालिटिकल एबिलिटी जब भी आती है जब हमारा मार्स और मरकरी का आपस में एसोसिएशन होता है। और तीसरा कहा कि इंट्यूशन, और इंट्यूशन हम लोग 5th हाउस से, मरकरी से देखेंगे। और उसके बाद वाक सिद्धि कि जो भी हम प्रिडिक्शन करें वो सही होनी चाहिए, तो उसके लिए सेकंड हाउस हमें हेल्प करना चाहिए और प्लैनेट जुपिटर हमें हेल्प करना चाहिए। और इसको अगर हम एज ए प्रोफेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसके लिए आप देखेंगे कि अगर
10th हाउस का एसोसिएशन 8th हाउस के साथ में है तो यू कैन परस्यू इट एज ए प्रोफेशन, अदरवाइज दैट मे नॉट यू मेन प्रोफेशन एक्चुअली। तो देखते हैं एक दो हॉरोस्कोप, उससे और ज्यादा बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। सर अगर सेकंड हाउस का मरकरी या वीनस से कनेक्शन हो तो भी वाक सिद्धि हो सकती है? नेचुरली हमारा कहने का अर्थ यही है कि सेकंड हाउस शुड बी बेनिफिकली डिस्पोज्ड ऑफ, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो उसके ऊपर, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो नेचुरली वाक सिद्धि। बट जुपिटर शुड आल्सो बी प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड, क्योंकि जुपिटर उसका कारक हो गया, जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए हॉरोस्कोप में। Sir, interchange of planets, sir. If Mercury is in second house and Jupiter in fifth house. अभी let us see, एक एक करके देख लेंगे, we will see that horoscope also. Any horoscope we will see, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे बीवी रमन साहब का हॉरोस्कोप है। इसमें हम एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले एक बात और भी देख लेते हैं जो हम बार बार कहते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो तीन चीजें तो स्ट्रांग होनी चाहिए, लग्न, मून और 9th हाउस। जब तक ये तीन चीजें स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग शायद किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उस दिन कि सबसे पहले अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सीखना अलग चीज है लेकिन सक्सेसफुल होना अलग बात है। तो अगर सबसे पहले हमें लग्न की पोजीशन, मून की पोजीशन और 9th हाउस की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है, इस हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं कि लग्न की क्या पोजीशन है। सर अच्छी पोजीशन है, लग्नेश अपने हाउस को देख रहा है, लग्न को। पहली चीज बिल्कुल सही है कि लग्नेश अपने हाउस को देख रहा है, सो इट मेक्स ए राजयोगा कंसर्निंग असेंडेंट। और सर मून भी एक्सॉल्टेड है और लेट्स को देख रहा है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लग्न, फर्स्ट हाउस। सर तो सर वीनस और मरकरी भी देख रहे हैं तो ये लग्नादि योग बन रहा है, लग्नादि योग हो गया। ascendant has an association of all three benefic planets। ये मरकरी वीनस तो देख ही रहे हैं साथ में और जुपिटर इस हाउस को भी देख रहा है, तो लग्न का लग्नादि योग भी बन रहा है। और दूसरा, जया जी ने जैसे कहा कि शनि जो लग्न का लॉर्ड है वो उसको एस्पेक्ट करता है, और जब कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स ए राजयोगा कंसर्निंग दैट हाउस। तो लग्न तो बहुत स्ट्रांग हो गया अपने आप ही जो है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ मून। सर मून एक्सॉल्टेड है 4th हाउस में। हाँ, मून एक्सॉल्टेड है एंड विद द लग्ना लॉर्ड एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, so moon is very strong। And what about 7th house, 9th house, sorry, not 7th house, 9th house। 9th लॉर्ड 7th में बैठा है। हाँ, 9th का लॉर्ड जो वीनस है दैट इज इन द 7th हाउस। पहली चीज तो यह है कि जो वीनस है योग कारक है जी, वीनस इज ए योग कारक प्लैनेट। और दूसरा लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन द क्वाड्रेंट, तो दैट इज अगेन ए राजयोग, that is again a Rajyog, so that's why 9th house is also strong। तो लग्न स्ट्रांग हुआ, मून स्ट्रांग हुआ और 9th हाउस स्ट्रांग हुआ, then we can say कि ठीक है, अब ये this person can attain a very high status in his profession actually। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉरोस्कोप कैसा है। तो 8th हाउस को देखेंगे सबसे पहले। तो 8th हाउस के साथ मैंने कहा कि अनलेस मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है पोजीशन, मरकरी लॉर्ड है, तो मरकरी लॉर्ड ही है 8th हाउस का, और केतु भी वहां बैठा हुआ है। तो केतु भी एक उसी टाइप का एक आपको इंक्लिनेशन देता है, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है। मोक्ष का ही हाउस भी है, 4, 8, 12 हाउसेस मोक्ष के होते हैं, और केतु यहाँ बैठकर 12th हाउस को भी एसोसिएट करता है, 4th हाउस को भी एसोसिएट करता है। तीनों हाउसेस मोक्ष के हाउसेस हैं, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और वो भी नेचुरली हमें ज्योतिष जैसी विद्या सीखने में सहायक होगा।
तो ये तो 8th हाउस का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि 8th हाउस मतलब इट इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन कैन हैव ए नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट। फिर कहा था हम लोगों ने कि फॉर ए गुड एनालिटिकल एबिलिटी देयर शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ मार्स एंड मरकरी। तो यहाँ तो साथ ही बैठे होंगे मार्स और मरकरी, मार्स और मरकरी दोनों इकट्ठा हैं, तो दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड। फिर इंट्यूशन को देखिए, 5th हाउस को देखिए, 5th हाउस की क्या पोजीशन है? 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। 5th lord in the 7th house, again the lord of quadrant in a trine actually, or lord of trine in a quadrant, यही हुआ जी। तो यहाँ पर वही फिर राजयोग बन गया, 5th हाउस becomes very strong, और हम कहेंगे कि 5th और 9th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन है, दो ट्राइन के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग योगा एक्चुअली। दो ट्राइन के लॉर्ड केंद्र में मिल रहे हैं तो इट बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग योगा, राइट। और मरकरी देख लिया 5th का लॉर्ड है और इसमें 7th हाउस में है, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो गया। और मरकरी के साथ भी अगर जुपिटर को भी देखें तो जुपिटर यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके साथ सब बेनिफिक प्लैनेट का ही एसोसिएशन है, तो अदरवाइज आल्सो ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में एंड इट इज इन ए गुड पोजीशन, तो पर्सन कैन हैव ए गुड इंट्यूशन आल्सो। अब सेकंड हाउस को देखिए, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर लॉर्ड भी है और एस्पेक्ट। पहली चीज जुपिटर अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस में, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल राजयोगा, एंड जुपिटर इज आल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ द सेकंड हाउस, ठीक है। तो सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाक सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, और सेकंड हाउस के साथ भी तीनों सब बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी है, तो सेकंड हाउस या वाक सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड पोजीशन एक्चुअली। फिर whether you can pursue it as a profession or not, तो उसमें देखिए क्या पोजीशन है सर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को भी और सेकंड हाउस को भी, और 10th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं। 10th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इकट्ठे हैं यहाँ पर जी। इन द हाउस ऑफ बिजनेस, in the house of business, so naturally, and this is also the house of profession also, 10th से 10th house है, so again a very strong indication कि you can pursue it as a profession and as a successful profession also, क्योंकि अच्छा जगह कॉम्बिनेशन इनका हो भी रहा है, और वो भी 7th हाउस में हो रहा है जो कि हाउस ऑफ प्रोफेशन भी है। और एक चीज हम लोग और भूल गए कि हमने राशियों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फियरी साइन, अर्दी साइन, एयरी साइन और वाटरी साइन। फियरी साइन, अर्दी साइन, एयरी साइन और वाटरी साइन। फियरी साइन इंडिकेट करते हैं कि पर्सन हैज लॉट ऑफ एनर्जी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी कॉन्फिडेंट, या जो भी मतलब पर्सन इज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो फियरी साइन इंडिकेट करते हैं। अर्दी साइन मीन्स यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। Airy sign means you excel in communication, and watery sign means you're very sensitive or very emotional, or emotion or sensitivity plays a very important role in your life. तो इनमें एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन से साइन इंपॉर्टेंट होने चाहिए? एयरी, एयरी साइन, 3, 7, 11 साइन, क्योंकि ये साइन कम्युनिकेशन के हैं, और कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन एक्चुअली। तो किसी भी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि जो एरी साइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, 3, 7, 11 साइंस जो है काफी प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तीनों ट्राइन्स के साइन है, ऑल आर वेल प्लेस्ड, कोई भी अफ्लिक्टेड नहीं है, सबकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर, सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप में जो एरी साइंस हैं वो भी जो है बहुत प्रोमिनेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें बताता है कि इट्स अ गुड हॉरोस्कोप फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एक मैं ये जो राहु केतु का एक्सिस है सेकंड और 8th हाउस में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? राहु केतु के अपने रिजल्ट्स तो होते नहीं है,
हमने कहा था कि जो राहु केतु के रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे हम देखते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं जिसके साथ, या जो पहली चीज कि कौन से प्लैनेट एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब है कि कौन से प्लैनेट साथ में है और कौन से प्लैनेट उसको आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई प्लैनेट है और कोई प्लैनेट अगर आस्पेक्ट कर रहा है तो उसके रिजल्ट देंगे। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा प्लैनेट है ऐसे, तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गर प्लैनेट होगा उसके रिजल्ट देगा। बट अगर राहु केतु के साथ ना तो कोई प्लैनेट है ना ही कोई प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहा है, तो उस केस में कहते हैं कि राहु जिस राशि में प्लेस्ड होता है उसके लॉर्ड के रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर किस प्लैनेट किसके रिजल्ट देगा राहु? जुपिटर और मार्स। इसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स भी कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा है। जुपिटर कितना है? 7.2, मार्स 6.7, राइट? जी। तो नेचुरली जुपिटर के रिजल्ट देगा, तो दैट इज आल्सो गुड एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी हमने बात की थी। तो वो भी ठीक हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जी। एक और मैं दिखा दूं पहले, फिर देन आपका जो भी हॉरोस्कोप होगा उसको लेंगे। ये भी एक स्टूडेंट के हॉरोस्कोप है, डूइंग वेल इन एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें भी देखिए क्या पोजीशन है। अगर हम लग्न से शुरुआत करें तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर वही लग्नादि योग हो गया एक। लग्नादि योग हो गया, सिंपल सी बात है कि लग्नादि योग बन गया, तो लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया। मून की क्या पोजीशन है? सर मून तो एफ्लिक्टेड है। हाँ जी, मून तो सैटर्न राहु से हेम्ड है। हाँ, बट उसके ऊपर नहीं, मून जो है सैटर्न और सैटर्न के तो सैटर्न एंड मार्स का एस्पेक्ट है, और जुपिटर का उच्च का जुपिटर भी उसको देख रहा है। उच्च का जुपिटर भी उसको देख रहा है, तो मून भी स्ट्रांग है। और इवन अगर हम इसको देखें 9th हाउस को, 9th हाउस में केतु, वीनस योग कारक है पहले तो, और मरकरी और जुपिटर दोनों का एसोसिएशन है उसके साथ में, ठीक है। और 5th हाउस को भी अगर हम देखें, कोई केतु का एस्पेक्ट है खाली एक, जुपिटर का एस्पेक्ट, और मरकरी उसके लॉर्ड को, वीनस भी जुपिटर दोनों हैं उसके साथ में, तो ये भी ठीक है पोजीशन जो है। और 2nd हाउस को भी आप देखिए जुपिटर देख रहा है उसको, उच्च का जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है, तो वो भी एक वाक सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अगर हम ये देखें कि 10th और 8th हाउस का एसोसिएशन है या नहीं है, 10th और 8th हाउस का एसोसिएशन है या नहीं है, 10th लॉर्ड 8th में बैठा, 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो वो भी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें। अब आप बताइए कौन सा आप कुछ कह रहे थे, और उसको कोई आप लोग कोई हॉरोस्कोप बता रहे थे ना कोई? नहीं, सर वसुंधरा जी बोल रही थी। No, I just wanted to know. हाँ बताइए, कुछ डिटेल आप दीजिए। Okay, sir. 26/7. एक जस्ट मिनट, हाँ बोलिए। 26/7. 26/7. 1971. 1971, टाइम बताइए। 5:15, sir. मॉर्निंग। Yeah, morning. एंड प्लेस?
place Karnataka. Calcutta? No, कर्नाटका Karnataka. Which one? सिटी बताइए ना पहले. City Hassan. HA H-A? double S No, Hassan. O-N. AN. ए Hassan. Okay. आ गया. अब देखिए इसमें देखिए क्या पोजीशन. पहली चीज 8th हाउस को देखते हैं कि लेट अस सी 8th हाउस. 8th हाउस क्या बताता है यहाँ पर. 8th हाउस के साथ क्या 8th हाउस की क्या पोजीशन. बताइए क्या है 8th हाउस में. Sir, timings 5:40, sir. It's not 5:15, 5:40. 540. Okay. Yeah. अब बताइए लेट्स सी फर्स्ट 8th हाउस कि 8th हाउस के साथ मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन है या नहीं. Right. सर मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है 8th हाँ जी. हाउस. मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है सर 8th हाउस को. दोनों का एसोसिएशन और है. सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है. सैटर्न से मतलब नहीं है. पहली चीज तो 8th हाउस के साथ मरकरी का भी एसोसिएशन है और जुपिटर का भी एसोसिएशन है. कैसे. मरकरी तो एस्पेक्ट ही कर रहा है और जुपिटर 8th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है. जी. और सैटर्न एस्पेक्ट को कर ही रहा है. और सैटर्न तो देख रहा है तो दैट मेक्स द 8th हाउस स्ट्रॉन्गर एक्चुअली. वो तो अलग बात हो गई. जी. बट सबसे जो एक प्री रिक्विजिट है या एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जब तक 8th हाउस के साथ नॉलेज गिविंग प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होगा इट्स डिफिकल्ट टू लर्न दिस नॉलेज एक्चुअली. तो यहाँ पर समहाउ हम देखते हैं कि 8th हाउस के साथ मरकरी का भी एसोसिएशन है और जुपिटर का भी एसोसिएशन है. फिर बताइए और लेट अस सी मार्स एंड मरकरी का एसोसिएशन है या नहीं है. सर एस्पेक्ट है मार्स का. मार्स मरकरी को देख रहा है. मार्स मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है. मार्स मरकरी को. सर सन और मून का एक्सचेंज है. Exchange है. हाँ वो तो अलग बातें हो गई. वो तो वो अभी देखते हैं अभी आगे कितना पोजीशन क्या रहेगी. बट लेट्स टॉक फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट कि मार्स और मरकरी का भी एसोसिएशन हो गया. फिर 5th हाउस को देखिए. 5th हाउस की क्या पोजीशन है. 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है उच्च का होके. त्रिकोण का लॉर्ड सर अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है. हाँ त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में. तो राजयोग और वो भी उच्च का रोचक महापुरुष योग बना रहा है. रोचक महापुरुष योग. और जुपिटर आप देख ही रहे हैं वेरी वेल प्लेस्ड. अपने घर को देख रहा है. और 9th का लॉर्ड है जुपिटर 5th हाउस में. और देख रहा है. हाँ 9th का लॉर्ड इन द 5th हाउस. तो जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है. तो हम कहेंगे इंट्यूशन या इंट्यूटिव पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पोजीशन है. फिर 2nd हाउस को देखते हैं. 2nd हाउस की क्या पोजीशन है. एक्सचेंज है सर. सन एक्सचेंज है. इट्स अ वंडरफुल एक्सचेंज एक्चुअली. 1st एंड 2nd हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज होना इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली कि सन और मून का एक्सचेंज है. सन और मून का एक्सचेंज है. जुपिटर इज वेरी वेल प्लेस्ड. जुपिटर इज एस्पेक्टिंग लग्ना व्हिच इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस. सन जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सन व्हिच इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस. तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. तो वो कंडीशन बेस. और देखिए जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी आप इस क्लास में नहीं बैठेंगे. दैट टू आपको काफी टाइम भी हो गया. तो नहीं तो अगर ये सब चीजें नहीं होती तो आप लोग 1 क्लास 2 क्लास अटेंड करके भाग जाते हैं. छोड़ देते हैं सब लोग जो है. तो किसी का भी आप अपने में किसी का भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी एक्चुअली में. अब लेट अस सी कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. 10th house. प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th और 8th हाउस का कहीं एसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा. 10th is Mars. सर वो हो रहा है नहीं. 10 मार्स Mars of Saturn. 1, 2, 3, 4. No, sir.
वसुंधरा जी आप बताइए, हो रहा है नहीं हो रहा? सैटर्न लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स है, लग्न को एस्पेक्ट मार्स कर और रहा है, बन रहा है। सैटर्न दोनों लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे बन जाता है। इन दोनों का कंबाइंड एसोसिएशन लग्न पर हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो अपने आप एसोसिएशन हो गया, अपने आप ही जो है वो एसोसिएशन हो गया। और फिर हमने कहा कि थर्ड साइन, सेवेंथ साइन और 11th साइन, दिस शुड बी प्रोमिनेंट एक्चुअली। तो थर्ड साइन की क्या पोजीशन है? 12th house। सर थर्ड साइन हैम्ड है, मतलब वीनस। नहीं, मरकरी तो अच्छा है। मरकरी तो अच्छा है, बट वीनस हैम्ड है वहां पर। या हाँ, वीनस हैम्ड है। हाँ, 7 और हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक तो जुपिटर यहाँ देख ही रहा है इस हाउस में, और दूसरा जो ये मरकरी है, मरकरी का जो साइन डिस्पोजिटर है सन, उसको जुपिटर देख रहा है। तो वीनस इज नॉट सो बैड, इस थर्ड साइन इज नॉट सो बैड एक्चुअली, ठीक ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांग भी नहीं कहेंगे तो वीक भी नहीं कहेंगे। इसको देखिए, दिस साइन, केंद्र है, इसके ऊपर एनी एस्पेक्ट, इसका लॉर्ड अपने से 9th में गया, इसमें वीनस, तो केंद्र में है, बस इतना ही है, और तो कोई ऐसा खास बात नहीं है इस साइन के साथ। इसको देखिए 11th साइन को, सैटर्न इन 11th हाउस। सर सैटर्न उसको देख ही रहा है, देख ही रहे हैं, 11th हाँ, हाउस सैटर्न देख रहा है, तो 11th साइन प्रोमिनेंट है। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि लग्न, मून और 9th हाउस की क्या पोजीशन है। 9th हाउस तो स्ट्रांग है। लग्न को देखिए पहले, लग्न को हमने देख लिया, एक्सचेंज है ये, हाँ जी, और लग्न के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है जी। 9th हाउस पर भी सर एस्पेक्ट है जुपिटर का, और अपने साइन को देख रहा है। 9th का तो ट्रायंगल और ट्राइन में है, इससे बेटर पोजीशन तो हो नहीं सकती एक्चुअली। तो नॉर्मली देखें, एक्सेप्ट ये जो एयरी साइंस हैं, इतने सारे इतने प्रोमिनेंट नहीं है जैसे और हॉरोस्कोप में थे, बट पोजीशन ओवरऑल देखें तो अच्छी पोजीशन है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वसुंधरा जी, ये आपका हॉरोस्कोप है? या मेरा ही है। तो आप तो क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए? आई एम हाउस वाइफ सर। कुछ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? नहीं अभी? अभी 3 साल से आई एम लर्निंग सर। हाँ, तो यू कैन डू 3 वेल years। एक्चुअली, आप अच्छा कर सकते हैं इसको, एंड यू कैन मेक इट एज ए प्रोफेशन आल्सो। But practice, I should practice sir. Correct. You start doing practice, so you can do well in that actually. Okay sir, thank you. तो ठीक है एस्ट्रोलॉजी के लिए कि ये सब चीजें जो हैं होनी चाहिए। किसी भी हॉरोस्कोप में अगर आप देखते हैं कि ये सब चीजें हैं, तो दैट पर्सन कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। अभी हम लोग पिछले 7-15 दिन पहले एक क्लास थी 10-12 लोगों की, तो सबने हॉरोस्कोप दिखा है। तो यू विल सरप्राइज टू नो कि वो 3rd 4th क्लास में थे, एंड एवरीबॉडी वाज हैविंग दिस कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाई दे वर इन दैट सीनियर क्लासेस एक्चुअली, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो सेकंड प्रोफेशन है वो एक इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है। कि एक इंजीनियरिंग, लोग बहुत पूछते हैं कि whether I should go for engineering or I should go for the medical actually 12th क्लास पास करने के बाद। तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या एप्टीट्यूड है नेटिव का, और क्या उसको सूट करेगा, क्या उसके लिए ठीक रहेगा। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है इंजीनियर की। इंजीनियर का जो मेन पर्पस है या मेन जो जॉब होता है, प्लानिंग का होता है, डिजाइनिंग का होता है, और कंस्ट्रक्शन पहले जो खासतौर से सिविल इंजीनियर होते थे या मैकेनिकल इंजीनियर होते थे, उसमें कंस्ट्रक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सुपरविजन। ये 4 जो है मेन रोल हैं किसी भी इंजीनियर के लिए, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। और इनके लिए 4 प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मार्स, सैटर्न और वीनस। देखिए मरकरी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मरकरी इज बेसिकली द यूज ऑफ इंटेलिजेंस, यूज ऑफ क्रिएटिविटी। तो मरकरी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए मार्स, सैटर्न और वीनस प्रोमिनेंट होने चाहिए।
और मार्स कहते हैं कि यूज ऑफ टूल है, क्रिएटिविटी है कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और खास तौर से जो पहले जो सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे, उनके लिए मार्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। फिर सैटर्न है, सैटर्न कहते हैं फोरसाइट है, प्लानिंग है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह मशीनरी को भी इंडिकेट करता है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन में नॉर्मली आजकल आईटी वाईटी को छोड़ दीजिए, बट बाकी जितने भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन हैं उसमें मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। वीनस है वो डिजाइनिंग एंड इनोवेशन इन द यूज ऑफ टूल, तो वीनस का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन में। तो ये खास तौर से 3 प्लैनेट मार्स, सैटर्न और वीनस, ये किसी भी इंजीनियर के हॉरोस्कोप में प्रोमिनेंट होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मार्स जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो खास तौर से यू कैन से कि जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर है उनके लिए प्रोमिनेंट है, बट इट मे नॉट बी दैट प्रोमिनेंट इन टुडेज आईटी इंजीनियर्स एक्चुअली। और ये भी कहते हैं कि लियो साइन भी प्रोमिनेंट होता है किसी भी इंजीनियर के हॉरोस्कोप। तो देखते हैं क्या पोजीशन है कुछ इंजीनियर्स का हॉरोस्कोप। इसमें देखिए एक इंजीनियर का हॉरोस्कोप है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं लग्न, मून और 9th हाउस, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 हाउसेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है? लग्नेश 3rd हाउस में, सर लग्नेश को सैटर्न देख रहा है। लग्नेश 3rd हाउस में है, उसे सैटर्न देख रहा है। और केतु भी देख रहा है। और केतु जुपिटर के साथ में है, जुपिटर के साथ में, जुपिटर के साथ में है, साथ में। और लग्ना लॉर्ड इन द उपाच्य स्थान जी, तो दैट इज अ गुड पोजीशन ऑफ लग्ना एक्चुअली में। और लग्न के ऊपर भी अगर हम देखें तो मार्स है, राहु है, ये 2 प्लैनेट का एसोसिएशन है, मार्स का है और राहु का है। और लग्न लॉर्ड के साथ जुपिटर का एसोसिएशन है, और सैटर्न जो है, सैटर्न यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड है। सर एक्सचेंज है वीनस एंड सैटर्न का, और भी एक्सचेंज है इसमें, वो देखिए जुपिटर और मार्स का भी एक्सचेंज। हाँ, दैट इज 2 एक्सचेंज, मैंने बताया था 2 एक्सचेंज मिलते नहीं आसानी से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक एक्सचेंज तो बड़ा कॉमन है, बट 2 एक्सचेंज का मिलना इट्स रियली इट्स रेयर एक्चुअली। और ये एक्सचेंज भी किसका है? 5th और 9th हाउस के लॉर्ड्स का। सच ए वंडरफुल एक्सचेंज। 5th और 9th हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज है, मार्स और जुपिटर का एक्सचेंज है। तो वैसे ही हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल हो गया अपने आप ही। मून भी स्ट्रांग है सर। हाँ जी, मून भी स्ट्रांग है सर। हाँ, मून अपनी राशि में है और जुपिटर उसको देख रहा है, जुपिटर उसको देख रहा है, तो और 9th हाउस तो स्ट्रांग है, ये जो हमने कहा कि ये आपस में एक्सचेंज हो रहा है। अब खास तौर से 3 प्लैनेट इम्पोर्टेंट है, मार्स है, सैटर्न है और वीनस है। मार्स, सैटर्न और वीनस, इन तीनों प्लैनेट की क्या पोजीशन है? मार्स इज इन केंद्रा, 7th हाउस। सर उसे जुपिटर देख रहा है मार्स को।
हाँ, मार्स को और जुपिटर का एक्सचेंज ही हो गया, केंद्र में है, जुपिटर के साथ एक्सचेंज है, मार्स अच्छा हो गया, तो मार्स की पोजीशन अपने आप ही अच्छी हो गई। सैटर्न का वीनस के साथ एक्सचेंज है, जुपिटर देख रहा है उसे, एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। हाँ, तो इससे बेटर क्या पोजीशन होगी। तो किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो सच ए ब्यूटीफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, और सारे ही प्लैनेट जो है वो जो हम लोगों ने कहा था कि वो प्रोमिनेंट भी हो जाते हैं इस हॉरोस्कोप में जो है। और ये कहा था कि फिफ्थ साइन जो है ये प्रोमिनेंट होना चाहिए। सन इन नाइन्थ हाउस, फिफ्थ साइन की क्या पोजीशन? लियो साइन। इट्स इन केंद्र ओनली। नहीं, इट्स नॉट, नहीं केंद्र नहीं, बट नहीं, फ्रॉम लग्ना से केंद्र आई टोल्ड। यहाँ कोई प्लैनेट तो नहीं है? नहीं सही, और वीनस भी देख रहा है इसको, जुपिटर भी यहाँ पर देख रहा है इन दोनों को जो है, और इसका जो साइन लॉर्ड है वो इस वेल प्लेस्ड और शुभ कत्री योग में है, केंद्र हाउसेस में है। तो फिफ्थ साइन भी ठीक है, फिफ्थ साइन भी प्रोमिनेंट है, इट्स नॉट एफ्लिक्टेड एक्चुअली। तो जो भी सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो हैं इसके अंदर जो है। सर इसमें अगर ये देखना हो कि किस लाइन में, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी इतनी सारी लाइंस हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब बताइए कैसे करेंगे। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट इन दिस केस? मोस्ट प्रोमिनेंट इज, और देखिए खासतौर से जब हमने प्रोफेशन की बात भी की थी कि आपका प्रोफेशन किस प्लैनेट से गवर्न होता है, उसमें हमने 3 सिचुएशन ली थी। पहली चीज कि 10th हाउस की में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा था 10th हाउस का लॉर्ड, और 10th हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में है उसका लॉर्ड। तो इन तीनों में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है वो आपके प्रोफेशन को गवर्न करता है। पहला 10th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है और जो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। सेकंड लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, एंड थर्ड इज द लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। तो इन तीनों को कंपेयर करके देन वी फाइंड आउट व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, एंड दैट इंडिकेट्स द that will basically govern the profession of the native actually. तो यहाँ पर, और वैसे भी अगर हम देखें जस्ट अगर for the time में, which is the strongest planet here actually? सर मून और वीनस है। Which is the strongest planet here? जुपिटर सर। ये है। अच्छा ये इधर, ओके। सन सर मून 7.3 है, वीनस 7.4 है। वीनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, यहाँ देख रहे हैं ना वीनस, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है यहाँ पर। वीनस की स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा है, सेकंड मून, और सेकंड मून है जी। तो हम कहेंगे वीनस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वैसे भी। तो नेचुरली ये बेसिकली ही इज एन IT इंजीनियर एक्चुअली, he is doing well in IT in USA। तो IT फील्ड में हो गया क्योंकि वीनस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है इसका जो है। शनि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शनि तो 4.2 ही है। ये भी एक इंजीनियर का ही हॉरोस्कोप है, इसको देखिए। सर इसमें भी एक्सचेंज है, 4th हाउस एंड 10th हाउस। हाँ, पहली चीज जो लग्न की क्या पोजीशन है? लग्न 4th हाउस में जुपिटर देख रहा है, 4th है, जुपिटर उसे देख रहा है। लग्न का लॉर्ड इन द क्वाड्रेंट, ट्राइन का लॉर्ड इन द क्वाड्रेंट, एक राजयोग ये बना जी, और आपस में एक्सचेंज विद जुपिटर, जुपिटर के साथ एक्सचेंज है उसका जो है। जी। तो बहुत अच्छा राजयोग बन गया 10th हाउस या मरकरी जुपिटर का जो एक्सचेंज हुआ इस हॉरोस्कोप में, दैट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। और मून की क्या पोजीशन है? मून कहाँ पर है? मून इज इन द लग्न,
11th लॉर्ड लगन में है, बहुत बढ़िया। हाँ 11th लॉर्ड लगन में है, वो भी रॉयल प्लैनेट है। देखिए किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि सन और मून अगर 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में है, सन हो या मून हो एक ही बात है, तो इस इज रियली वंडरफुल पोजीशन फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। तो मून को हम कहेंगे बहुत स्ट्रांग है, साइन डिस्पोजिटर भी उसका मरकरी है, वो जुपिटर के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो मून की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है। 9th हाउस की सर 9th हाउस का लॉर्ड उसको देख रहा है, खुद ही अपनी वीनस राशि को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है एक्चुअली में, तो वो भी स्ट्रांग हो गया। अब जो है हमें ये देखना है कि इन प्लैनेट की पोजीशन मार्स, सैटर्न और वीनस और मरकरी, this should be associated with the 10th house first. They should be associated with the 10th house. जब भी आपका एप्टीट्यूड होगा उस प्रोफेशन के लिए। मरकरी तो है। कैसे है एसोसिएशन? यहाँ देखिए सैटर्न अपनी राशि को देख रहा है यहाँ पर जी, मार्स भी देख रहा है इसको, जुपिटर भी देख रहा है इसको, तो 10th हाउस का मार्स और सैटर्न दोनों के साथ एसोसिएशन हो गया। दोनों के साथ एसोसिएशन हुआ नहीं हुआ? 6th हाउस को मार्स भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है। और दूसरा ये भी हम लोगों ने कहा था कि 6th हाउस स्ट्रांग होता है, 6th house is associated with the 10th house, then that is the fortune of your profession actually. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस से भी है, 10th हाउस का एसोसिएशन 8th हाउस से भी है, उस सेंस में जो है दोनों से हो गया, क्योंकि सैटर्न, मार्स और जुपिटर तीनों की 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तीनों। तो इससे तीन चीजें हुई, मार्स, सैटर्न और 10th हाउस का एसोसिएशन हुआ। 10th हाउस का 6th हाउस के साथ हुआ विच इंडिकेट फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन। 10th हाउस का 8th हाउस के साथ हुआ विच इंडिकेट गेन्स इन द प्रोफेशन। तो उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट दैट दिस पर्सन शुड बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशन। अब वीनस की क्या पोजीशन है? सर वीनस तो स्ट्रांग है क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहा है, वो तो 9th हाउस हो गया, बट वीनस को भी देखें, एक तो उपाच्य स्थान में कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, और इसके इधर मरकरी भी है, जुपिटर भी है, तो हम कहेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। बट व्हाट अबाउट मार्स? मार्स आप देख रहे हैं नीच का है यहाँ पर, और मैंने कहा था कि मार्स भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए किसी भी इंजीनियर के हॉरोस्कोप में। और पहली चीज तो यह है कि मार्स का कुछ नीच भंग होता है नहीं होता है यहाँ पर, जो हम लोगों ने 4 कंडीशंस बताई थी उसमें से कोई कंडीशन एप्लीकेबल है या नहीं है यहाँ पर? तो मून केंद्र में है। मार्स की बात है, मार्स की हम क्या पोजीशन कहेंगे यहाँ पर? नहीं, पहले तो नीच भंग हो रहा है नहीं हो रहा, कोई कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही? जो 4 कंडीशंस की हमने बात की थी
उसमें से कोई कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है? सर इसमें तो नहीं आ रही कोई भी। सर एक बार D9 देखिए। हाँ जी, D9। हाँ D9 भी देख लेते हैं, देखना भी जरूरी है वो। यहाँ पर ठीक हो गया सर, मार्स जुपिटर के साथ ही आ गया। नहीं सर यहाँ ठीक हो गया क्योंकि सैटर्न देख रहा है। सैटर्न मार्स जुपिटर के साथ भी राशि का जो लॉर्ड है नहीं, वो यहाँ भी तीनों का एसोसिएशन है, मार्स, और सैटर्न और जुपिटर। हाँ जी। जो लग्न में था वही चीज यहाँ भी है एक्चुअली में, बट और मार्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ अभी भी। जुपिटर के साथ तो है ठीक है, बट इट इज अफ्लिक्टेड विद द सैटर्न राहु आल्सो। सर मून केंद्र में आ गया मार्च से। तो उससे क्या हुआ? यहाँ पर वो नीच भंग राजयोग नहीं अप्लाई होता नवांश चार्ट में। हाँ, नवांश चार्ट में अप्लाई नहीं होगा। ओके, मार्च की पोजीशन देखिए, मार्च डेबिलिटेटेड ही है, कोई यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। वैसे भी यहाँ भी आप देखो कि मार्च का जो इष्टफल तो कम है, बट यहाँ पर मार्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। यहाँ पर इस हॉरोस्कोप को देखें अगर आप, तो मार्स की जो स्ट्रेंथ है 8.1 है। तो मेरे हिसाब से शायद इसीलिए है कि एक तो इसका प्लेसमेंट 11th हाउस में है, एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, साइन डिस्पोजिटर। और इसके साथ जुपिटर और मरकरी का एक तरह से एसोसिएशन हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई मार्स गेट्स सो मच ऑफ पावर एंड व्हाई मार्स बिकम्स प्रोमिनेंट आल्सो। क्योंकि खास तौर से अगर कोई भी प्लैनेट हम देखते हैं और अगर साइन डिस्पोजिटर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होता है उसका, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू दैट प्लैनेट। और वैसे भी वो 5वें स्थान में प्लेस्ड है, मरकरी जुपिटर का एसोसिएशन भी है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेंथ मिलती है। और इसीलिए इसमें आप देखिए षटबल में इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट एक्चुअली। सर जो इसे केतु देख रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा? अफ्लिक्शन है नेचुरली, बट ये दो बेनिफिक का भी एसोसिएशन है ना, मरकरी और जुपिटर। सैटर्न भी है ऐसे तो, बट ये बैलेंस कर रहा है एक तरह से। बट ओनली थिंग इज कि उपाचय का लॉर्ड उपाचय स्थान में वो एक अच्छा माना जाता है, और इसका खास तौर से साइन डिस्पोजिटर इज वेल प्लेस्ड, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसको इतनी स्ट्रेंथ मिल भी रही है। तो मार्स इज नॉट इन दैट बैड पोजीशन, बट उनकी क्या लाइन है सर? हाँ, बट जैसे मैंने कहा था कि ये मार्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, या वो बिल्डिंग हो या मशीन हो या कुछ ऐसा, बट ही अगेन इज इन द आईटी फील्ड, आईटी में ही है। मून बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून को see the power of moon, and at such a young age he is the CTO of 3 American companies actually. मून बहुत हाँ, and getting a very high salary also, क्योंकि मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्स स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आप सन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सन की पोजीशन थोड़ा कम है, लेकिन बाकी प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये तो माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये मेडिकल प्रोफेशन का हो गया, सॉरी इंजीनियरिंग प्रोफेशन का। अब थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन का देख लेते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन की क्या। सर इसमें हम लोग D10 नहीं लेंगे साथ में? D10 देखेंगे, अभी अपने D10 पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसको अभी नहीं आ रहा उसके ऊपर जो है, लेकिन जब हम D10 पढ़ेंगे तो देन वी विल एग्जामिन ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली। और जैसे मैंने कहा कि हमने तो देख लिया यहाँ पर कि लग्न चार्ट बहुत अच्छा है, लग्न चार्ट इंडिकेट ए गुड पोजीशन इन द प्रोफेशन, बट अनलेस D10 सपोर्ट करेगा उसको तब तक ये सब बेकार है। और कहते हैं कि D10 चार्ट में लग्ना एंड सन शुड बी वेल प्लेस्ड, और जब तक लग्न और सन वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए हाई स्टेटस इन ए प्रोफेशन एक्चुअली, एंड दैट इज अगेन द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हम देखेंगे कि, और कई हॉरोस्कोप में आपको दिखाऊंगा भी कि जहाँ लग्न चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन D10 कंफर्म नहीं करता उसको बिल्कुल भी।
और ये जो लोग सक्सेसफुल हैं इनका आप D10 चार्ट देखेंगे, D10 चार्ट इज आल्सो इक्वली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो अल्टीमेट तो डिविजनल चार्ट ही है, तो जब तक डिविजनल चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सब चीजें बेकार हैं एक्चुअली। तो डिविजनल चार्ट तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, नहीं तो उसके बिना तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। पर खास तौर से जैसे बाकी चीजें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन लग्न और सन दे शुड बी वेल प्लेस्ड इन द D10 चार्ट, तभी आपको एक अच्छा स्टेटस मिलता है प्रोफेशन में। तो मेडिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेडिकल का पहले पर्पस क्या जॉब है, और उसके हिसाब से देन वी कैन फाइंड आउट द प्लैनेट साइंस एंड हाउसेस क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए। प्लैनेट मेडिकल मतलब नॉलेज दैट रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, वही एक पर्पस है कि हमारी जो पेन है सफरिंग है उसको रिड्यूस करे। तो कौन कौन से प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। सन कहते हैं कि इसे लाइफ गिविंग प्लैनेट, लाइफ गिविंग प्लैनेट, इसे प्लैनेट ऑफ हीलिंग एंड इट्स अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, which is very very important, which is most important for a medical professional, कि जब तक सन का वेल प्लेस्ड ना हो, सन का एसोसिएशन ना हो 10th हाउस से या लग्न से, तब तक आपको ये पावर नहीं मिलेगी, मतलब यू कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर एक्चुअली। तो सन कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, क्योंकि यही हमारा हीलिंग है, लाइफ गिविंग प्लैनेट है। और जिन डॉक्टर्स का सन वेल प्लेस्ड होता है, जिनका लग्न या 10th हाउस के साथ एसोसिएटेड होता है, दे बिकम ए वेरी गुड सक्सेसफुल डॉक्टर एक्चुअली। मंगल है, और मंगल में हम देखते हैं डॉक्टरी का प्रोफेशन यही है कि ब्लड है, इंजरी है, ऑपरेशन है, मेडिसिन देना है, सर्जरी करना है, ये सब चीजें मार्स के कारकत्व में आती हैं। तो ये जनरल चीजें हो गई किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए या मेडिकल लाइन में जाने के लिए। मंगल शुड बी वेल प्लेस्ड, मंगल शुड बी associated with the 10th house or with the lagna actually। तो मंगल तो एक तरह से एक नॉलेज के लिए या मेडिकल नॉलेज के लिए जरूरी है, और जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन में काम होते हैं उन सब का कारक भी है मंगल जो है। और जुपिटर को कहा हीलर, हम जैसे कहते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति है कि हमें एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है या प्रोविडेंशियल हेल्प मिलती है, वो जुपिटर की वजह से मिलती है, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ भी होता है कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, दुआ इज जुपिटर एक्चुअली। और राहु केतु ड्रग्स और पॉइजन से डील करते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते ही हैं। तो आप देखेंगे किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के हॉरोस्कोप में राहु केतु का भी एसोसिएशन या तो 10th हाउस के साथ होता है या लग्न के साथ होता है। सैटर्न ये एक डेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे अंदर कोई भी एक मूवमेंट जब रेस्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए इसको लेम प्लैनेट भी हम कहते हैं, कि हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, और ओल्ड एज को भी रिप्रेजेंट करता है, और मोबिलिटी मैंने बता ही दिया कि हमारी जो मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। और सैटर्न इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉनिक डिसीजेस, वो भी सब मेडिकल प्रोफेशन में ही आती हैं। तो आप देखेंगे कि सैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है मेडिकल प्रोफेशन के लिए। तो ये तो बेसिकली 3 प्लैनेट हो गए, सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, 4 प्लैनेट हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट है मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। अब हाउसेस को देखें अगर हम कि कौन से हाउसेस इम्पॉर्टेंट है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, तो 6th हाउस हम जानते ही हैं, सिकनेस डिसीज है। 8th हाउस हमारा क्रॉनिक डिसीज है, तो जब हम क्रॉनिक डिसीज की बात करेंगे तो 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और जहाँ तक 12th हाउस है वो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली डॉक्टर का संबंध इन तीनों से होता है, 6ठे घर से भी, 8वें घर से भी और 12वें घर से भी। तो तीनों ही जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और कहने का अर्थ ये कि कहीं ना कहीं इनका संबंध हमारा 10th हाउस से या लग्न से होना चाहिए। अब साइन कौन से इम्पॉर्टेंट है? साइन कहते हैं कि 5, 8 एंड 12। लियो साइन कहते हैं कि इट गिव्स यू एफिनिटी फॉर द मेडिकल लाइन, तो लियो साइन का कहीं ना कहीं रोल इम्पॉर्टेंट है।
स्कॉर्पियो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो साइन भी इम्पोर्टेंट है। और पाइसेस साइन जो है वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये 3 साइन हम कहेंगे 5, 8, 11 लियो, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। तो मेडिकल प्रोफेशन में ये सब चीजें आएंगी, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो लेट अस सी 1-2 हॉस्पिटल डॉक्टर के हॉरोस्कोप देख के। और ये उनके हैं जो दो यू हैव गॉन टू द टॉप एक्चुअली, डॉक्टर भी जो है। ये है एक डॉक्टर का हॉरोस्कोप है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं लग्न, मून और 9th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ, क्योंकि टॉप पे जाने के लिए 3 चीजें तो जरूरी है ही है एक्चुअली। लग्नेश लग्न को देख रहा है, लग्नेश लग्न को देख रहा है, 9th लॉर्ड इन लग्ना और 9th लॉर्ड इन द लग्न। ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में है, और ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन Yeah. में है, और लग्न का लॉर्ड लग्न को देख रहा है। मून अपने घर को देख रहा है, और तो जुपिटर हाँ, तो लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इधर वीनस भी है, इधर जुपिटर भी देख रहा है, तो लग्न नो डाउट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी ट्राइन का लॉर्ड इन द क्वाड्रेंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में। मून की क्या पोजीशन है? मून अपने घर को देख रहा है, जुपिटर मून को देख रहा है। हाँ, मून अपने पहली चीज तो उपाच्य स्थान में है, और उसका जो साइन डिस्पोजिटर है उसको अपना प्लैनेट देख रहा है, उसका प्लैनेट, और साथ में जुपिटर भी देख रहा है, उसको जुपिटर भी देख रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मून है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब इसको देखिए 9th हाउस को। सर 9th का लॉर्ड तो लगन में बैठा है। हाँ, तो यही सबसे बड़ी बात हो गई कि ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। तो इसमें भी देखिए कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा भी था कि कई हॉरोस्कोप ऐसे होते हैं कि कोई योग वगैरह ऐसे दिखाई नहीं पड़ते, विजिबल नहीं होते, लेकिन कई सारे प्लैनेट जो है वो अपनी अपनी राशियों को देखते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट हॉरोस्कोप बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप एक्चुअली। कई बार आप देखेंगे कि ऐसे केसेस में वो हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं। शनि देख रहा है अपनी राशि को, जुपिटर, शनि मून देख रहा है, मून जुपिटर देख रहा है, मून देख रहा है, मून देख रहा है, सर और वीनस वीनस देख रहा है। 4 प्लैनेट आप सोचिए अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं। राजयोग तो ये 4 राजयोग तो ऐसे ही बन जाते हैं, जो कि ये तो खैर यहाँ तो फिर भी कुछ योग अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योग अच्छे नजर नहीं आते, बट इस तरह से 4-5 प्लैनेट अगर अपनी अपनी राशियों को देखते हैं तो that horoscope becomes very strong horoscope actually, very strong horoscope। और वैसे भी जैसे ये इष्टफल और कष्टफल वाला ये जो देख रहे हैं आप, इट्स रियली वेरी अमेजिंग, बिकॉज सिर्फ मरकरी के अलावा हर प्लैनेट का इष्टफल ज्यादा है, हर प्लैनेट का। सिर्फ एक मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका इष्टफल कम है, अदरवाइज हर प्लैनेट का जो इष्टफल है वो कष्टफल से बहुत ज्यादा है। तो नेचुरली ऐसे लोगों की लाइफ हमेशा अच्छी रहती है, खराब हो ही नहीं सकती। और देखिए सैटर्न का कितना ज्यादा है, वीनस का कितना ज्यादा है, तो सन का कितना ज्यादा है, तो दैट इज आल्सो ए गुड इंडिकेशन। मार्स का कितना ज्यादा है, सिर्फ एक मरकरी एक ऐसा है जिसका कि कष्टफल ज्यादा है, बाकी सारे प्लैनेट का जो इष्टफल ज्यादा है। अब प्लैनेट्स को देखते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट सन, मैंने कहा था कि सन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है,
सन का एसोसिएशन होना चाहिए। सब पहली चीज तो सन शुड बी स्ट्रांग, जब भी आपके अंदर वो क्या हीलर आता है, मतलब आप हीलर बनते हैं उसमें जो है। तो सन शुड बी स्ट्रांग, इट शुड बी एसोसिएटेड विद द 10th हाउस और विद द लग्ना। तो यहाँ क्या पोजीशन है सर? तीनों बेनिफिक से एसोसिएटेड है और 10th लॉर्ड तो देख ही रहा है उसे और एसोसिएटेड। वेरी गुड। कि पहली चीज तो सन उपाच्य स्थान में है जी। उपाच्य का लॉर्ड उपाच्य स्थान में, दैट इज अ गुड पोजीशन। एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, और सन 9th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। 10th लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड जुपिटर, दोनों उसको देख रहे हैं, दोनों उसको देख रहे हैं। तो सन बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो यहाँ पर पूरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई भी हो रही है कि सन का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। मार्स को देखिए, क्योंकि मार्स तो एक जनरल प्लैनेट हो गया मेडिकल लाइन के लिए। 9th लॉर्ड लगन में बैठा है और उसे 9th का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, और क्या चाहिए। ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में, जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्स इंपॉर्टेंट हो गया। जुपिटर, जुपिटर इज ए हीलर। 10th लॉर्ड है सर, और लगन लॉर्ड भी है। हाँ, लगन का लॉर्ड इन द हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्वाड्रेंट का लॉर्ड, ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में एक्चुअली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्ट्रांग ही हो गया। तो जुपिटर हम कहेंगे कि जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है। फिर राहु केतु का एसोसिएशन होना चाहिए। राहु केतु का एसोसिएशन आइदर विद द लग्ना और द 10th हाउस है कहीं पर। हाँ, तो राहु का 10th लॉर्ड से है और केतु का लगन से। केतु एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को। वेरी गुड। केतु जो है 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है कि, और राहु का 10th लॉर्ड से कैसे एसोसिएशन है यहाँ पर। तो जुपिटर के साथ हो गया ना, ये जुपिटर 7th हाउस में और वो 8th हाउस में। ये वैसे नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है कोई एसोसिएशन, बट केतु, हाँ केतु एटलीस्ट जो है वो, अरे हाँ ठीक है, 9th हाउस 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये भी एसोसिएशन हो गया, केतु का एसोसिएशन हो गया विद द 10th हाउस। राहु केतु दोनों ही एक की ड्रग्स एंड पॉइजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है। और सैटर्न, सैटर्न 11th हाउस अपनी राशि को देख रहा है, राशि को देख रहा है, और जुपिटर भी देख रहा है उसको। पैसे की भी हाँ, प्रॉब्लम। मून को सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, तो सैटर्न की पोजीशन भी ठीक है। फिर 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका भी एसोसिएशन कहीं ना कहीं, जब 6th हाउस का एसोसिएशन नहीं होगा तो आपका बीमारी से संबंध ही नहीं होगा। सर तो 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड तो एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, 6th 12th नहीं, पहले 6 का एसोसिएशन 10th हाउस या लग्न से होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप ये बीमारी से आपका क्या रिलेशन रहेगा। तो 10th लॉर्ड 6th लॉर्ड को देख रहा है सर। बिल्कुल, वेरी गुड, कि जो ये 10th लॉर्ड है वो 6th लॉर्ड को देख रहा है, और इसका तो ये 6th लॉर्ड जो है वो 12th लॉर्ड को देख रहा है। सर ये सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है ना सन को और मरकरी को। हाँ, सैटर्न जो है सन को एस्पेक्ट कर रहा है, 6th लॉर्ड 12th लॉर्ड को देख रहा है। जुपिटर और मरकरी, जुपिटर भी कर रहा है। करेक्ट, तो ये जुपिटर भी कर रहा है और ये सैटर्न भी कर रहा है, तो ये तीनों का संबंध हो गया, एक्चुअली तीनों का ही संबंध हो गया। इसमें आप देखेंगे कि तीनों का ही जो है वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो जाता है। तो सारी चीजें जो भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, देखी है, वो सारी यहाँ पर इसमें लगती हैं। और फिर कहा कि 5, 8, 11 तीन साइन जो है प्रोमिनेंट होने चाहिए, 5, 8, 11। सर 8 को वीनस देख रहा है, अपने घर को देख रहा है वीनस। हाँ, 5 का क्या है, देख लिया हमने, सन है, उसको जुपिटर देख रहा है। 8 का वीनस उसके देख ही रहा है यहाँ पर, और 12 ये है, ये सर उनको उसको दोनों देख रहा है, मरकरी एंड सन को। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप
सभी चीजें देखेंगे कि वो सारी चीजें एप्लीकेबल हैं इसमें। we can see lot of doctors horoscope, आप देखेंगे सब में जो है ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो इस तरह से हम एक एक प्रोफेशन को। सर ये सर्जन है कि हाँ जी, सर्जन है सर ये? No, he is not a surgeon actually. He was basically pediatrics, but he has gone to the top actually. He was even director in AIMS Rishikesh. सर्जरी में नहीं है, he is not in surgery actually. मार्स लगन में था इसलिए मैंने पूछा। हाँ देखिए, मार्स तो एक जनरल मेडिकल लाइन का प्लैनेट है ये, बट मार्स जब भी 10th हाउस से एसोसिएटेड होता है, मार्स बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है, तो देन इट मेक्स यू गुड सर्जन आल्सो। बट जो बात है कि मेडिकल के लिए सन, जुपिटर, मार्स, ये 3 प्लैनेट तो स्ट्रांग होने चाहिए और तीनों का संबंध भी होना चाहिए। और नेचुरली हाउस हमारे 6th और 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6th हाउस बीमारी का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, तो उनका उनसे तो संबंध होगा ही, लग्न का संबंध हो या 10th हाउस का संबंध हो या मून का भी संबंध हो, तो भी एफिनिटी मिलेगी मेडिकल प्रोफेशन से जो है। तो नेचुरली ये हम लोग एग्जामिन करेंगे, जैसे आज हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कुछ प्रोफेशन और हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ प्लैनेट का जैसे पॉलिटिक्स है या सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट है, जिसके लिए भी लोग बहुत पूछते हैं, मैं सिविल सर्विस एग्जाम में दूँ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या पॉलिटिक्स में लोग बहुत पूछते हैं मुझे कुछ पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। आजकल ये एंटरटेनमेंट फील्ड में है कि मैं अच्छा एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा। आजकल लोग स्पोर्ट्स के बारे में बहुत पूछते हैं कि मैं अपना जो स्टडीज को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बट उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो खास तौर से इन चारों प्रोफेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बाकी तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो 4 प्रोफेशन है जिसके लोग बहुत आजकल पूछते भी हैं, सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स एक्चुअली, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका कोई भी क्वेश्चन? फॉर लॉ सर, पार्डन? लॉ को भी आप देखेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग कि एटलीस्ट दिस 4 प्रोफेशन विल ट्राई टू डिस्कस इन डिटेल एक्चुअली, क्योंकि ये ज्यादा लोग पूछते हैं। लॉ तो चलो ठीक है, बट लॉ का भी देखेंगे तो हमारे प्लैनेट का क्या चीजें जरूरी हैं उसके लिए, वो तो देखेंगे ही। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपका हो? सर जैसे मेरे पास एक हॉरोस्कोप है, उसमें तो डॉक्टर बन गई वो लड़की, बट मेरी फैमिली की है, उसको बता 1 करोड़ रुपए देकर के उसका एडमिशन कराया। देखिए ऐसे केस में हम क्या देखेंगे फिर? दो चीजें हैं, वन इज योर एप्टीट्यूड और एक जबरदस्ती बना देना। हाँ, जबरदस्ती ही बनाया गया उसको। हाँ, तो ये हो सकता है कि ऐसे हॉरोस्कोप में ना हो, क्योंकि एप्टीट्यूड तो नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग बना देते हैं किसी को, बच्चे को भी इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते ऐसे लोग। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था सर। नेचुरली सक्सेसफुल नहीं होंगे। और किसी का भी लग्न, मून और 9th हाउस स्ट्रांग होगा तो फिर उसको 1 करोड़ रुपए देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। उसका एडमिशन हो ही नहीं रहा था, बार बार फेल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि 4 साल तक वो यही चलता रहा, फिर पैसे देके कराए। पीजी में भी रुपए दिए हैं बिल्कुल, तो वो उसमें ये हो सकता है ना हो ये सब चीजें, क्योंकि वो फिर वो सक्सेस का निशानी नहीं है कुछ भी। जो चलिए, देयर इज नो क्वेश्चन, देन नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे ये चारों, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स और एक्टिंग, इन 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर।